नमस्कार। प्रोफेसर M.R. देवड़ा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण वंश पल्लवों के शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। पल्लव शासकों के बारे में हमें प्रारंभिक जानकारी प्राकृत और संस्कृत के अभिलेखों से प्राप्त होती है और इनकी जानकारी तृतीय शताब्दी से हमें मिलती है। परंतु एक शक्तिशाली राज्य के रूप में पल्लवों की प्रसिद्धि छठी शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में हमें मिलती है और इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक जो हुआ है वो सिंह विष्णु है और उसका शासन पीरियड 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक रहा है। उसने दक्षिण भारत में मलय, चोल, पांड्य आदि आसपास के शासकों को परास्त करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी और उसने चोल शासकों से चोल मंडलम भी छीनकर अपना राज्य को सुव्यवस्थित स्थापित किया था और उसने मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था और उसके दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि भारवी रहता था जिसने कीर्तार्जुनीयन नामक महाकाव्य की रचना की थी। यानी सिंह विष्णु पल्लव वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। उसके पश्चात उसका पुत्र महेंद्र वर्मन गद्दी पर आसीन हुआ और उसका शासन पीरियड 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक रहा था। उसके समय में उसका चालुक्य शासकों के साथ संघर्ष रहा था। वो अपने समय का महान शासक माना जाता है और उसने युद्ध और शांति दोनों ही नीतियों से अपना शासन किया था। उसने मतविलास, विचित्र चित्र, गुणभर जैसी उपाधियों से अपने आप को सुशोभित किया था। न केवल महेंद्र वर्मन महान निर्माता था बल्कि कवि और संगीतज्ञ भी था। उसने मतविलास प्रहसन नामक एक हास्य ग्रंथ की भी रचना की थी। उसने संगीत के आचार्य रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की थी। उसके समय में उसने पल्लव और चालुक्य नरेशों के साथ युद्ध करके अपने राज्य को उसने सुरक्षित करने का प्रयास किया था। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके उत्तरी प्रांत पर अधिकार भी कर लिया था, परंतु इसके बावजूद भी उसने अपने राज्य को सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास किया था। उसने शैव संत अप्पार के प्रभाव से प्रभावित होकर जैन धर्म त्याग कर शैव धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके पश्चात इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम राजगद्दी पर आसीन हुआ था। उसका शासन पीरियड 630 ईस्वी से लेकर 668 ईस्वी तक रहा था। उसने अपनी शक्ति और पराक्रम के द्वारा न केवल अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित करके अपनी शक्ति का परिचय दिया था बल्कि अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के द्वारा भी दक्षिण भारत में अपना नाम किया था। उसने चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय को परास्त करके चालुक्यों की राजधानी बादामी, जिसको वातापी भी कहा जाता है, पर अधिकार कर लिया था और इस विजय के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि भी धारण की थी। इसके अलावा इस विजय की खुशी में उसने महामल की उपाधि भी धारण की थी और इस विजय की जानकारी हमें
बादामी के मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे एक पाषाण पर उत्कीर्ण अभिलेख से मिलती है, जिसमें ये बताया गया है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने परास्त किया था। इसके अलावा उसने अपनी सैनिक सहायता के द्वारा सिंगल द्वीप के राजा मानवर्मन को गद्दी पर बैठाया था। यानी मानवर्मन को सैनिक सहायता देकर उसने सिंगल द्वीप की राजगद्दी पर आसीन किया था। और इसकी जानकारी हमें कासाकुंडू ताम्रपत्र और महावंश से मिलती है। महावंश के 47वें अध्याय में हमें जानकारी मिलती कि लंका का राजकुमार मानवर्मन भारत की राजा नरसिंह वर्मन के दरबार में रहता था। यानी सिंगल द्वीप के शासक वर्मन उसकी दया पर आश्रित था। इसके अलावा आप देखेंगे कि नरसिंह वर्मन एक महान निर्माता भी था। उसने महाबलीपुरम, जो कि उसके समय में बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह भी था, यहाँ उसने मंदिरों का निर्माण करवाया था। एकात्मक रथों का जो मंदिर थे, उन मंदिरों का निर्माण करने का श्रेय नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही 641 ईस्वी में चीनी यात्री हेंगस्वांग कांची पहुंचा था और उसने दक्षिण भारत के इस शहर की काफ़ी प्रशंसा की थी। उसने लिखा है कि ये शिक्षा और धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था, जहाँ न केवल वैष्णव और शैव धर्म के अनुयायी बल्कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे मठ भी है और बहुत सारे अनुयायी भी यहाँ निवास करते हैं। नरसिंह वर्मन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय गद्दी पर आसीन हुआ था। उसका शासन पीरियड 668 से लेकर 670 ईस्वी यानी 2 वर्षों तक ही उसका शासन काल रहा था और उसे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के हाथों पराजित होना पड़ा था। महेंद्र वर्मन के पश्चात परमेश्वर वर्मन प्रथम शासन पर आसीन हुआ। 670 से 700 ईस्वी तक वो राजगद्दी पर आसीन हुआ। विक्रमादित्य प्रथम के हाथों वो पराजित हुआ था। कांची पर चालुक्य नरेश का अधिकार हो गया था, परंतु कुछ समय पश्चात पुनः परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विक्रमादित्य प्रथम को परास्त करके अपनी राजधानी पर अधिकार कर लिया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव अनुयायी था और उसने महामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसकी मृत्यु के पश्चात नरसिंह वर्मन द्वितीय राजगद्दी पर आसीन हुआ था, जिसको कि हम सब राज सिंह के नाम से भी जानते हैं। और उसका शासन पीरियड 700 से लेकर 728 ईस्वी तक रहा था और उसके शासनकाल में लगभग शांति रही थी। यानी उसका अधिकांश समय शांति काल में ही गुजरा था। इसलिए उसने अपना अधिकांश समय कला और साहित्य के उत्थान में लगाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में ही कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। उसने अपने यहाँ विद्वानों को भी आश्रय दिया था और उसके दरबार में संस्कृत के बहुत बड़े पंडित दांडिन, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी, वो उसकी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राज सिंह यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय शिव भक्त था। उसने शंकर भक्त और अगाम प्रिय जैसी उपाधियों से अपने आप को सुशोभित किया था। उसने अपना दूत चीन भी भेजा था और चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए उसने नागपट्टम में एक विहार का निर्माण भी करवाया था। उसकी मृत्यु के पश्चात परमेश्वर वर्मन द्वितीय पल्लवों की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उसका शासन पीरियड 728 से 730 ईस्वी तक रहा था और वो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के हाथों उसे पराजय का सामना करना पड़ा था।
उसके पश्चात नंदी वर्मन द्वितीय पल्लवों की राजगद्दी पर आसीन हुआ था, परंतु वो सिंह विष्णु के वंश से संबंधित नहीं था। यानी चूंकि सिंह विष्णु वंश से संबंधित कोई भी व्यक्ति उस समय जीवित न होने की स्थिति में उसके ही समकुल के भीम वर्मा के वंश से संबंधित नंदी वर्मन द्वितीय को पल्लवों की राजगद्दी पर आसीन किया गया। वो वैष्णव मतावलंबी था और उसने अपने पड़ोसी राज्यों के आक्रमणों से सामना करके अपने राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया था। उसने पल्लवों को पराजित किया, चालुक्यों पर अधिकार करके पुनः कांची पर अधिकार किया और साथ ही उसने गंग राज्यों पर आक्रमण करके उनके काफ़ी इलाके पर उसने अधिकार कर लिया था। परंतु राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग के हाथों उसे पराजय का सामना करना पड़ा था और अंततः दोनों के मध्य संधि हुई और इस संधि के तहत राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदी वर्मा से कर एक तरह से उसने शांति स्थापित की थी। नंदी वर्मन द्वितीय के समय में कांची में मुक्तेश्वर और बैंकुट पेरुमाल नामक मंदिरों का निर्माण हुआ था। उसके समय में ही प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसके राज्य की शोभा बढ़ाता था। नंदी वर्मन द्वितीय के पश्चात दंती वर्मन गद्दी पर आसीन हुआ। नंदी वर्मन का शासनकाल 730 से 800 ईस्वी तक रहा था और दंती वर्मन का 800 से 846। दंती वर्मन राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय का हाथों परास्त हुआ था और वो शैव वैष्णव मतावलंबी था। उसके पश्चात नंदी वर्मन तृतीय पल्लवों की शासन गद्दी पर आसीन हुआ था और उसका शासन पीरियड 846 से लेकर 869 ईस्वी तक रहा था। वो पराक्रमी शासक था। उसने गंगों चोलों राष्ट्रकूटों के साथ मिलकर पांड्यों को उसने परास्त किया था और कावेरी नदी के आसपास का जो इलाका उसके अधिकार क्षेत्र में जिससे जा चुका था वो उसने वापस प्राप्त किया था। गंग शासकों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। राष्ट्रकूट ने एक अमोघ वर्ष ने अपनी पुत्री शंका का विवाह नंदी वर्मन तृतीय के साथ करके मैत्री स्थापित उसने की थी। नंदी वर्मन विद्या का अनुरागी था। उसने तमिल साहित्य को संरक्षण दिया और तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि पेरुदेवनार को अपने दरबार में संरक्षण दिया, जिन्होंने भारत बेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ था, जिसका शासनकाल 880 से लेकर 903 ईस्वी तक था। वो इस वंश का अंतिम महान शासक था। उसने पांड्यों को परास्त किया था, परंतु चोल शासकों के हाथों पराजित होकर उसे अपनी सत्ता को खोना पड़ा था। चोल शासकों ने तोलमंडम में परास्त करके पल्लवों के अधिकांश राज्यों पर उसने अधिकार कर लिया था और अपराजित के पश्चात पल्लवों में कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं हुआ जो अपनी सत्ता और अपने शासन को बचाए रह सकते। और दक्षिण भारत में धीरे धीरे चोलों ने पल्लवों की राज्य के अधिकांश इलाकों पर अधिकार करके अपनी सत्ता स्थापित की थी। धन्यवाद।